नुमान, बात तब की है जब मैं कक्षा 5 में था। शायद 10 या 11 वर्ष का रहा होगा। तब से यह ताबीज़ मेरे गले में है। मुझे तो कुछ ठीक से याद नहीं, पर बड़े होने पर घर वालों से दबी छुपी जुबान में कुछ कुछ सुनने को मिलता रहा। बस यह समझ लीजिए विनोद जी कि शायद इसी ताबीज़ की वजह से मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बना। विनोद, अच्छा ऐसा क्या हुआ था आपके साथ? नुमान, बात तब की है जब हम 4 भाई बहन रिक्शे से स्कूल जाया करते थे। हमारा स्कूल घर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था। हमारा रिक्शा वाला कभी कभी एक शॉर्टकट से हमें ले जाया करता था, और सच मानिए हम सब बच्चे उसे जिद करते थे कि उसी शॉर्टकट से ले चले। विनोद, इसके पीछे कोई खास वजह? नुमान, जी शॉर्टकट रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था। घर वाले तो कभी इस तरफ आने नहीं देते थे, तो हमें बड़ी उत्सुकता रहती। जैसे ही कब्रिस्तान आता हम सब बच्चे रिक्शे से उतर जाते, पर मेरी दीदी बहुत समझदार थी। वह मुझे कभी भी इधर उधर जाने नहीं देती। दूसरे बच्चे तो कब्र पर चढ़कर नीचे कूद जाते। तब रिक्शा वाला उन्हें डांटता तो सारे भाग जाते। विनोद, ओहो, यह सब तो सुनने में बड़ा रोमांचक लग रहा है। नुमान, मुझे अच्छे से याद है। उस दिन शनिवार था और हमारी छुट्टी 11:30 बजे हो गई थी। स्कूल से निकलते रिक्शे पर बैठते 11:15 हो गए थे। खास बात यह थी कि उस दिन मेरी दीदी स्कूल नहीं आई थी, तो मैं बड़ा ही उत्साहित था। हम सब ने रिक्शे वाले से जिद की और फिर से कब्रिस्तान वाले रास्ते से हम सब घर चल दिए। विनोद, ओहो, तो आप लोग लगभग 12 बजे कब्रिस्तान से गुजर रहे होंगे। नुमान, जी विनोद जी, बड़ा मनहूस दिन था। जैसे ही हम कब्रिस्तान पहुंचे मैं झट से इधर उधर भागने लगा। उस दिन जैसी आज़ादी कभी महसूस नहीं की थी। कब्रिस्तान के पीछे एक छोटा सा नहर था। हम सब वहां भाग आए। तभी रिक्शे वाले की आवाज़ आई, पर मैं वहीं खड़ा रहा और नहर देखता रहा। नहर के उस ओर एक छोटा बच्चा बैठा था। मैंने उसे हाथ हिलाया और उसके सर पर बंधी पट्टी के बारे में उसे पूछने लगा। मुझे लगा कि उसके सर पर चोट लगी है। विनोद, तो क्या उस बच्चे ने जवाब दिया? नुमान, नहीं। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, हेलो हेलो, 3 बार लगातार। फिर अचानक वह बच्चा बिल्कुल मेरे पास खड़ा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर पर था और बाहर रिक्शा वाला खूब डांट खा रहा था। उस समय मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। मुझे तो घर पर ही रहना पड़ा। अच्छा लग रहा था। फिर अचानक एक दिन मैं फिर से बेहोश हो गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गया। सर पर बहुत चोट आई। यह सारी यादें बहुत धुंधली है। इस बारे में घर पर आज भी कोई बात नहीं करता। बस टुकड़ों में ही मुझे कुछ कुछ पता चलता रहा। पर अब मैं जानता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं पोसेस्ड था, यानी मेरे ऊपर प्रेत चढ़ गया था। शायद उसी बच्चे का जो कब्रिस्तान में मुझे दिखा था। फिर मेरा एक्सोरिसिज्म हुआ, यानी मुझ पर से प्रेत उतारा गया। उसी तरह विनोद जी, जैसे आपके दोस्त मनीष का उतारा गया था। विनोद, नुमान जी, फिर उस प्रेत ने कभी आपको तंग नहीं किया होगा? नुमान, नहीं विनोद जी, ऐसा नहीं हुआ। इस घटना ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल कर रख दी। मैंने कहा था ना, इस ताबीज़ ने मेरी जिंदगी बचाई। हुआ यूँ कि तब मेरा 19th बर्थडे था। 22 सितंबर का दिन था। मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे होंगे। मैंने अपने लिए एक महंगी टी शर्ट खरीदी थी। अपने बर्थडे के दिन वही पहनी थी, पर उसमें से दिखती हुई मेरी ताबीज़ मुझे बड़ी अटपटी लग रही थी। मैं बार बार उस ताबीज़ को छुपाना चाह रहा था, लेकिन वह ताबीज़ दिख जा रही थी। अंततः मैंने ताबीज़ को उतार कर रख दिया। विनोद, तो क्या फिर उस प्रेत ने आपको फिर से परेशान किया? नुमान, मैंने गलती तो की थी, पर मैं यह नहीं समझ पाया था कि उस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मुझे चुकानी पड़ेगी। रात के तकरीबन 11:15 बजे थे। हम सब दोस्त वापस घर के लिए निकल पड़े। फिर लगभग 10 से 15 मिनट के बाद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जैसे मैं अचानक बहुत कमज़ोर पड़ गया। मैं बाइक चला रहा था। सब कुछ धुंधला दिखने लगा। मैं ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और मेरी गाड़ी असंतुलित होने लगी। मेरे दोस्त ने पीछे से अगर हैंडल ना पकड़ी होती तो जाने क्या हो जाता। उसी ने हमारी जान बचाई। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा।
होश आया तो घर पर था। बाहर दोस्तों को डांट पड़ रही थी। मैं इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था कि उठ तक नहीं पा रहा था। फिर जाने कितने दिन बीत गए। मैं लेटे लेटे सुनता घर वाले बातें करते रहते। इस बार वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। पर वह कौन था और मुझे क्यों साथ ले जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मेरी ज़िंदगी में आए मेरी प्रेरणा के स्रोत, मेरे मार्गदर्शन बाबा चंद्र भानदेव जी, जिनका जिक्र आपने किया था। विनोद: तो आपका तो उनसे बड़ा ही गहरा नाता है। नुमान: जी विनोद जी, मेरा उनसे बहुत गहरा नाता है। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह से मेरी परेशानी के बारे में समझाया कि मैंने ज़िंदगी में फिर कभी वह गलती दोबारा नहीं की। वह बच्चा जो मुझे कब्रिस्तान में मिला था, वह किसी बहुत ही दुखी बच्चे की रूह थी। उसे मुझ में एक दोस्त मिल गया था और वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। वह हर पल मेरे आसपास रहता, पर वह ताबीज़ मेरी रक्षा कर रही थी। उस रात जब मैंने ताबीज़ उतारी, तब उसने फिर से मेरे अंदर प्रवेश कर लिया। मैं इतना कमज़ोर इसलिए पड़ गया था क्योंकि वह मुझे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। मेरी आत्मा तिल तिल करके उसमें समाती जा रही थी। बाबा ने मुझे ना सिर्फ ताबीज़ की महत्ता के बारे में बताया, पर हमेशा उसे अपने साथ रखने का भी आदेश दिया। उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई से दिल उठ चुका था और मैं बाबा के साथ ही उनसे ज्ञान लेने लगा और इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। विनोद: नुमान जी, आप अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? आपके माता पिता ने इसका विरोध नहीं किया? आप कमाने के लिए क्या करते हैं? नुमान: देखिए विनोद जी, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कई तरीके से पैसे कमा सकता है, पर मेरा सर्वप्रिय विषय है ऐसे हॉन्टेड जगह की जानकारी इकट्ठा करना जिनके बारे में कई पौराणिक कहानियाँ प्रचलित है। मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ, उनके बारे में अध्ययन करता हूँ, फिर एक जानी मानी मैगजीन में अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। साथ ही मैंने कई किताबें भी लिखी है जो हाथों हाथ बिक जाती है। आप अगर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन के पैसे कमाने चाहते हैं तो आप फॉरेंसिक साइंस में भी पढ़ाई कर सकते हैं। यह भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए बहुत लाभदायक है। या फिर पुरातत्व विभाग भी हमें सहायता प्रदान करता है। साथ ही विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने वाली कंपनी के द्वारा पैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि मैं दिल से कई ऐसे परेशान लोगों की मदद करना चाहता था जिनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। विनोद: नुमान जी, आपने सच में कोई ऐसी जगह देखी है जहां ऐसी घटनाओं को महसूस किया जा सके, जहां हम भी जाकर चाहे तो भूत प्रेत देख सके? नुमान: जी विनोद जी, भारत देश में ऐसी कई जगह है जहां ऐसे असाधारण घटनाओं को महसूस कर सकते हैं जो हॉन्टेड है। आप आसानी से वहां जाकर कुछ अलग महसूस कर सकते हैं। ऐसी एक जगह है शिमला की लवर्स लेन, जहां पर 5 बेंच पड़ी है। विनोद: अच्छा, तो आप दर्शकों को अपने उस अनुभव के बारे में कुछ साझा कर सकते हैं? नुमान: जी जरूर, बड़ी ही दिलचस्प घटना है, मैं अवश्य आपको बताऊंगा। नुमान: शिमला में ऐसे तो कई किस्से हैं। इससे पहले कि मैं लवर्स लेन वाले किस्से पर आऊं, आप सबको एक और दिलचस्प किस्सा सुनाना चाहता हूं। यह किस्सा एक विचित्र कोर्ट केस का है जहां एक आत्मा ने अपना केस खुद लड़ा था। विनोद: अच्छा, यह तो सुनने में बड़ा रोमांचक लग रहा है। तो क्या उस आत्मा ने जो गवाही दी उसे माना गया? नुमान: विनोद जी, गवाही तो आत्मा ने नहीं दी, पर हाँ, गवाह और साक्षी जरूर प्रस्तुत किए थे। बात कई साल पुरानी है, जब अंग्रेजों का भारत पर राज्य था। ज़्यादातर अंग्रेज गर्मियों में शिमला रहना पसंद करते थे क्योंकि वहाँ का वातावरण काफ़ी कुछ इंग्लैंड जैसा था। विनोद: तो क्या नुमान जी, शिमला में फैले भूत के किस्सों में ज़्यादातर अंग्रेजों के भूत हैं? नुमान: हाँ, ज़्यादातर यह सच है। वहाँ जो भी असाधारण घटनाएं घटित हुई उसमें लोगों ने अंग्रेज भूत ही देखे हैं, वह भी आज़ादी से पहले वाले अंग्रेज। औरत लंबे भारी लबादा जैसे गाउन पहने, जिसे हम चेस्टर भी कहते हैं, और घुंघराले बाल रोल किए हुए, वह लगभग उसी दौर का फैशन करते थे। विनोद: नुमान जी, क्या वह किस्सा जिसमें आत्मा ने सारे सबूत दिए थे वह जगह शिमला में ही हुआ था?
नुमान, नहीं विनोद जी, वह जगह तोड़ दी गई है और वहाँ एक मंदिर बनाया गया है। दरअसल हुआ यूं कि एक बार एक अंग्रेज जनरल शिमला में उसी कॉलोनी में रहने आया जहाँ ज़्यादातर अंग्रेज रहा करते थे। उस जनरल को सपने में एक रात एक लड़की आती है जो उससे मदद मांग रही है। उस लड़की को उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर धीरे धीरे वह लड़की उसे रात में उसके कमरे में दिखाई देने लगी। एक रात हिम्मत करके जनरल ने उससे बात की तो उसकी दुख भरी कहानी सुनकर जनरल सख्ते में आ गया और उसकी कही बातों की सच्चाई जानने का प्रयास करने लगा। लड़की के साथ सच में बहुत बुरा हुआ था और यह घटना उसके पड़ोस में ही हुई थी। लड़की एक दूध वाली की बेटी थी और पास के एक घर में दूध देने जाती थी जहां एक 19 से 20 साल का लड़का रहता था जिसने उस लड़की के साथ गलत हरकत की थी और फिर उसे मारकर उसकी लाश को बाथटब के नीचे दफना दिया था। जनरल जब इस घटना की तह तक पहुंचा तब उसने तुरंत उस लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने बाथटब के नीचे से लड़की की हड्डियां बरामद की। लड़की की आत्मा केस के दौरान कोर्ट रूम भी जाती थी। कई लोगों ने उसकी भूत को देखा। उसने कई ऐसे सबूत भी दिए जो उस अंग्रेज लड़के के गुनाह को साबित करते थे। पूछताछ के दौरान उस लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर उस क्वार्टर को नष्ट कर दिया गया और अब वहाँ पर एक मंदिर स्थापित है। विनोद, नुमान जी, मैं तो अचरज में पड़ गया यह कहानी सुनकर। सच कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। नुमान जी, यह एक बहुत दुखद घटना थी पर अंत में सच्चाई जीत की ही हुई। विनोद, चलिए नुमान जी, अब हमारे दर्शक बेताब हैं यह जानने के लिए कि शिमला के उस लवर्स लेन का क्या किस्सा है। नुमान, जी जी जरूर। दरअसल शिमला में एक लवर्स लेन नाम की जगह है जहाँ 5 कुर्सियाँ यानी कि बेंच पड़ी है। लोग यहाँ टहलने आते हैं और इन्हीं कुर्सियों पर बैठकर कुछ प्यार भरे अच्छे पल बिताते हैं। कहते हैं कि सुबह के लगभग 1 से 4 बजे तक यहाँ से विचित्र आवाज़ें आती है, जैसे लोगों की बात करने की आवाज़, घोड़े की टॉप, कार स्टार्ट होने वाली आवाज़, औरतों के हंसने की इत्यादि। पर मौसम अगर ठंड भरा हो और अच्छा ना हो तो दिन में भी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है। विनोद, मतलब नुमान जी, क्या आपने भी कोई ऐसी घटना महसूस किया है? नुमान, जी विनोद जी, बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। हुआ यूं कि मुझे सुबह की सैर करने की आदत है और उस रोज़ मैं जरा जल्दी ही उठ गया था। तकरीबन 4:30 बजे की ठंड थी और काफ़ी कोहरा भी था। मैंने पहले प्रणाम किया, फिर ध्यान लगाया, यही कोई 4:15 बजे टहलने निकल गया। जब मुझे लवर्स लेन के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, शिमला के प्राकृतिक नज़ारों का तो क्या ही कहना। फिर सुबह में ज़्यादा लोग भी नहीं दिखते। वहाँ चलते चलते मैं लवर्स लेन पहुँच गया जहाँ पर 5 सीटें पड़ी थी जिन्हें 5 बेंचेस भी कहा जाता है। मैं थोड़ा थक गया था तो सुस्ताने के लिए वहीं बैठ गया। एक सीट छोड़कर 4-5 लोग और थे जो सुबह की सैर के लिए आए थे। 3 बैठे थे और 2 खड़े थे। उनमें से 2 महिलाएं थी और 3 पुरुष। सब आपस में बड़ी धीमी आवाज़ में बातें कर रहे थे। उनकी सिर्फ फुसफुसाहट ही सुनाई दे रही थी। मैंने अपने मोबाइल में मैसेज चेक किया, तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बहुत ठंड बढ़ गई हो। मैंने अपनी टोपी वापस पहन ली और अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। तब अचानक से वह फुसफुसाहट भरी आवाज़ बंद हो गई। तब मैंने फिर से उन लोगों को ध्यान से देखा। सच मानिए विनोद जी, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह कोई आम आदमी नहीं थे। उनका पहनावा बहुत पुराने ज़माने का था। बड़े लबादे जैसे ओवरकोट, रोल किए हुए बाल, पर सबसे विचित्र उनके चेहरे। एक बार देखने के बाद दूसरी बार उनका चेहरा देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उनके चेहरे पर अजीब सी सफ़ेदी थी, जैसे शरीर में खून ही नहीं हो। होंठ सूखे हुए पपड़ीदार, आंखें स्पष्ट दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ काले गड्ढे, नाक छिन्न भिन्न और हाथ बाहर की तरफ मुड़े हुए। विनोद जी, तो फिर आपने उस समय क्या किया?
नुमान, विनोद जी मेरी परीक्षा की घड़ी थी। मैंने ऐसा दर्शाया कि मुझे कुछ दिखा ही नहीं, पर ऐसा करना आसान नहीं था। मैं जब खड़ा हुआ तो पैरों से सब ताकत चली गई। मैं फौरन जिधर से आया था उधर मुड़ गया और गलती से भी पलट कर नहीं देखा। जब मैं होटल पहुंचा तो मैं पसीने से तत्तर-बत्तर था। नीचे ही मुझे एक होटल का कर्मी मिल गया। मैंने उसे जल्दी से कॉफ़ी लाने को कहा। मैं पहले माले पर था। होटल में 3 माले ही थे, इसीलिए कोई लिफ्ट नहीं थी, पर सीढ़ी चढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। विनोद, नुमान जी आप तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, आपका सामना तो अक्सर ऐसे भूत प्रेत से होता रहता होगा। नुमान, जी विनोद जी अवश्य होता है, पर तब मैं मानसिक रूप से तैयार रहता हूँ। मेरी टीम साथ होती है, जरूरी उपकरणों के साथ मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ। पर इस तरह जब अचानक आपका सामना हो जाए तो फिर घबरा जाना एक साधारण सी बात है। विनोद, नुमान जी सच में सिर्फ सुनकर ही मेरी हालत खराब हो रही है। अच्छा यह बताइए कि फिर आपका आगे का सफ़र कैसा रहा? नुमान, अच्छा रहा। तो दोस्तों यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो अभी जा कर के देखो, क्योंकि जब तक आप इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखोगे दूसरा पार्ट नहीं समझ में आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखो। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ आप सुनते रहें।